अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपको जो है पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ईयर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको 3 चैप्टर जो हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला जो है आपका वो आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर का चैप्टर। ठीक है भाई। सेकंड आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर और फिर डेटा कम्युनिकेशन। ये 3 चैप्टर्स जो हैं इनसे तकरीबन आपके 80% एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंक्लूडेड किए जाते हैं। ठीक है। और हमने आपके लिए आज की वीडियो में पिछले 10 ईयर्स के जो पास्ट पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हमने एक जगह मर्ज करके उनसे आपकी जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उसमें भी जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो होते हैं 80% एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आते हैं। तो इनकी एक दफ़ा अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिएगा। साथ में आपके लिए जो है एक एडवाइस ये भी है कि चूँकि जो कंप्यूटर की अभी बुक चेंज हुई है क्लास 9 की, तो वो जो न्यू बुक है उसमें भी बहुत से कंटेंट्स जो हैं वो आपके फ़र्स्ट ईयर के कंप्यूटर के सिलेबस से मैच करते हैं। तो अगर आप उस फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो हमने क्लास 9 के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए जो अपलोड किए हैं या जो उनके मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ हैं तो एक दफ़ा आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो अब हम फ़िलहाल आज अपने जो हमने एमसीक्यूज़ आपके पिछले पास्ट पेपर से जो कंपाइल किए हैं तो अब आपको उनकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमसे कहता है डॉट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ डैश प्रिंटर। कि डॉट मैट्रिक्स किस किस्म की कैटेगरी में आता है प्रिंटर्स की। तो चूँकि आपको पता है कि डॉट मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंटिंग मैकेनिज़्म होता है वो एक रिबन के ऊपर स्ट्राइक करके पिंस को फिर पेज के ऊपर कोई कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो लिहाजा जब भी किसी प्रिंटर का जो प्रिंटिंग मैकेनिज़्म हो वो स्ट्राइकिंग वाला हो कि वो रिबन को हिट करे और फिर उसके बाद रिबन जो है उसकी इंक जो है वो किसी पेज पर इम्पोज हो जाए, तो ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स के अलावा डेजी, व्हील, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकंड एमसीक्यूज कहता है डॉस, यूनिक्स एंड लिनक्स आर द टाइप्स ऑफ। ये तीनों के तीनों किस कैटेगरी में आते हैं इनमें से। वायरस हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसलेटर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको याद है कि भाई डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे कॉमन, फिर यूनिक्स और लिनक्स ये दोनों के दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड एमसीक्यूज कहता है दिस इज़ अ कंप्यूटर क्राइम। कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो कंप्यूटर क्राइम जो है कंसीडर की जाती है। तो बहुत ही सिंपल ऑब्वियस आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी है, हैकिंग। हैक करना जो है किसी के सिस्टम को अगर आप इलीगली तौर पर अगर आप हैक करते हैं, ठीक है, वैसे एक वाइट हैट हैकर्स भी होते हैं जो कि लीगल हैकिंग करते हैं, लेकिन अगर आप किसी के कंप्यूटर को बैड इंटेंशंस के साथ या इलीगली तौर पर एक्सेस करते हैं और उसके कंटेंट्स को हैक करते हैं तो ये एक क्राइम है, पनिशेबल क्राइम है। चलिए भाई, नंबर 4 हमसे कह रहा है दिस सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द रोम चिप बाय द मैन्युफैक्चरर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की रोम चिप्स के अंदर स्टोर किया जाता है, हम उसके लिए एक वर्ड और क्या यूज़ करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्मवेयर। तो फर्मवेयर उन प्रोग्राम्स को कहते हैं जो कंप्यूटर के बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, जब उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता। तो जब भी आप कंप्यूटर को जो है ऑन करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर की ये जो चिप एक्टिवेट होती है वो रोम चिप एक्टिवेट होती है और उसके अंदर मौजूद जो प्रोग्राम्स होते हैं वो चेक करते हैं कि सिस्टम जो है वो ऑन बोर्ड डिवाइसेस सारे के सारे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग के लिए रेडी हैं कि नहीं है, कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए हार्डवेयर वाइज रेडी है कि नहीं है। जब वो सारे जो है चेकिंग कर लेता है, जिसको पोस्ट चेकिंग भी कहते हैं, प्री ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, तो उसके बाद जब वो मेक श्योर करता है कि हाँ भी इस कंप्यूटर की जो है प्राइमरी मेमोरी, हार्ड डिस्क सब इंटरकनेक्टेड हैं, कीबोर्ड वगैरह इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं, ये फंक्शनिंग कर सकता है, फिर वो उसके बाद कंट्रोल देता है रैम चिप को। फिर अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो वो उस इंस्टॉल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में फिर लोड करता है। ठीक है, फिर वो बूटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर। तो ये सॉफ्टवेयर जो है इनको हम फर्मवेयर्स कहते हैं। ओके, अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 हमसे कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर टेलीफोन लाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कि जो हमारे टेलीफोन वायर से जो ट्रांसमिशन होती है डाटा की वो किस किस्म की ट्रांसमिशन मोड में काउंट की जाती है। ट्रांसमिशन मोड हमारे पास 3 होते हैं, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स। जो डी ऑप्शन है हाफ सिंप्लेक्स, इस जैसा कोई मोड नहीं होता, ये तो खाली इन्होंने जो है ऑप्शन कंप्लीट करने के लिए बनाया।
अब सिंप्लेक्स मैं तीनों इसलिए एक्सप्लेन करूँ क्योंकि आगे हमारे पास बाद में भी जो है इससे रिलेटेड घुमा फिरा करके वो पूछेंगे। तो सिंप्लेक्स मोड ऐसा ट्रांसमिशन मोड होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है एट अ टाइम, ठीक है भाई। यानी कि उसमें से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो सिर्फ सेंडिंग करेगा, ठीक है भाई, या वो जो होगी सिर्फ एक जो साइड होगी वो सिर्फ रिसीविंग के लिए होगी। यानी जो जिस साइड के लिए फिक्स है लाइन, तो उसमें सिवाय उसके और कोई दूसरी जो है ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। तो इसे यूनी डायरेक्शनल भी कहा जाता है। जैसे सेंडिंग लाइन है तो सिर्फ सेंडिंग के लिए, उसमें रिसीविंग नहीं होगी। जो रिसीविंग लाइन है तो वो सिर्फ रिसीव करेगी, वो सेंड नहीं करेगी। तो इस तरीके की जो यूनी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन मोड होता है उसे सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स मोड जो उसके बाद आता है वो एक ऐसा मोड होता है जिसमें एक ही लाइन के ऊपर, सिंगल लाइन के ऊपर ही सेंडिंग एंड रिसीविंग पॉसिबल होती है, मगर नॉट साइमल्टेनियसली। यानी एक वक्त में ऐसा नहीं हो सकता कि सेंडिंग भी हो रही हो और रिसीविंग भी हो रही हो, तो उसके अंदर एक वक्त में एक ऑपरेशन होगा। वो दोनों ऑपरेशन सकते हैं एक ही लाइन के ऊपर, सेंडिंग भी कर सकते हैं उसी पे भी रिसीविंग, लेकिन एक वक्त में सिर्फ कोई एक काम करना होगा, या तो सेंड कर दो या रिसीव कर दो। रिसीव कर रहे हो तो सेंड नहीं कर सकते, सेंड कर रहे हो तो रिसीव नहीं कर सकते। तीसरा जो हमारे पास होता है, जो कि हम अब जो कि आप खुद सोचे सर, जब हम टेलीफोन लाइन पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम सुन भी रहे होते हैं बातें और सुना भी रहे होते हैं, तो दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। यानी कि उसके अंदर जो हमारी ट्रांसमिशन जो होती है डाटा की, उसमें दोनों मोड्स होते हैं, यानी कि सेंडिंग रिसीविंग साइमल्टेनियसली। तो इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा। चलिए भाई, नंबर 6 हमसे कहता है दिस सॉफ्टवेयर इनेबल्स द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। तो आप नया कंप्यूटर ख़रीद करके लेके आए, आपने सोचा कि भाई मैं गेमिंग कंप्यूटर लेके आता हूँ, उसके ऊपर जो है ना ज़बरदस्त किस्म के ना गेम्स इंस्टॉल करके खेलने। तो आप बिल्कुल ब्रांड न्यू कंप्यूटर परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता सिवाय फर्मवेयर के, ठीक है भाई। सिर्फ फर्मवेयर होता है जो कि जिसमें बूटिंग ऑप्शंस वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले, बजाय इसके कि आप उसमें लाते ही उसमें गेम इंस्टॉल करें, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं कर सकते आप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो हमें हार्डवेयर कंप्यूटर का यूज़ करने के काबिल बनाता है, ठीक है। यानी कि इंटरेक्शन हार्डवेयर की यूज़र के साथ जो पॉसिबल होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होती है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद फिर आप उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं कि आपने MS ऑफिस डालना है या आपने अपना गेम डालना है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें फिर बात की होती हैं, कहानियाँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा भाई, अब नंबर 7 हमसे कहता है अ बार कोड रीडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बार कोड रीडर इनमें से किस चीज़ की मिसाल है? क्या वो प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? तो आपको पता है बार कोड रीडर की मदद से आप जो बार कोड की इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर को सेंड करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो उसका मतलब बार कोड रीडर आपके बार कोड्स को रीड कर रहा है, इनपुट ले रहा है, और वो डाटा फिर कंप्यूटर को सेंड करता है, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कि बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। नंबर 8 हमसे कहता है द नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन मैनिपुलेट एज अ यूनिट इज कॉल्ड। कि जो नंबर ऑफ बिट्स या बाइट्स हैं जिसको माइक्रो प्रोसेसर एक वक्त में प्रोसेस कर रहा होता है, या उसके अंदर ऐसा कलेक्टिव यूनिट उसको प्रोसेस करके उसमें मैनिपुलेशन कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखें कि हमारा, जैसे आपने सुना होगा कि भाई 32 बिट या 64 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये 32 बिट या 64 बिट जो होती है ये वर्ड लेंथ को शो करता है कि माइक्रो प्रोसेसर हमारा एक वक्त में कितने बिट्स का इंस्ट्रक्शन सेट को जो है सपोर्ट कर सकता है या उनको प्रोसेस कर सकता है साइमल्टेनियसली। तो उसको वर्ड लेंथ भी कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा वर्ड। चलिए भाई, नंबर 9 कहता है इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर और वाइस वर्सा। कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि डाटा की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक और फिर माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी वगैरह? तो आपको पता है कि ये काम जो होता है डाटा की ट्रांसमिशन का वो सिर्फ डाटा बस करती है, ठीक है भाई। तो डाटा की ट्रांसमिशन माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी और दूसरे डिवाइसेस तक ये डाटा बस का काम होता है, उसको ट्रैवल कराना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डाटा बस। ओके, नंबर 10 कहता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेमोरी डाटा रजिस्टर। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसमें ये मेमोरी डाटा रजिस्टर, हमने रजिस्टर्स की तो ये टाइप पढ़ी नहीं है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में। तो चूँकि इस साल जो हम पेपर की जो हमने प्रिपरेशन करी है वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस करी है, लेकिन ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर MCQs, ये पिछले पास्ट जो है 10 ईयर्स के MCQs हैं, और उस वक्त तो रिड्यूस नहीं था, तो वो कंप्लीट बुक के तमाम टॉपिक्स में से उन्होंने MCQs प्रिपेयर किए हैं। तो इससे आप घबराइएगा नहीं कि हमने सर ये वाली चीज़ तो प्रिपेयर ही नहीं की, ये तो स्टडी नहीं करी हमने।
तो आप इन एम से प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या पता वो इनमें से यही एम रिपीट करके उनमें से कोई सा भी दे दें। लेकिन ये है कि जो हमने क्वेश्चन आंसर्स की जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ही करिएगा, ठीक है भाई। मैं यहाँ एक्सप्लेन इसीलिए हर एम करूँगा, हर लिहाज से करूँगा उसके तमाम ऑप्शंस को भी, ताकि अगर वो उससे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एम देते हैं तो आपका इंशाल्लाह एक भी गलत नहीं होगा। चले भाई, तो नंबर 10 में हमसे क्या कहा है इसने कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेमोरी डाटा रजिस्टर, कि इसमें से कौन सा रजिस्टर है जिसको मेमोरी डाटा रजिस्टर कहते हैं। अच्छा भाई, तो अब रजिस्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। रजिस्टर्स आपको पता है कि ये एक तरह की जो है हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर को अवेलेबल होती है और ये माइक्रो प्रोसेसर का हिस्सा होते हैं। कुछ प्राइमरी मेमोरीज हमारे जो होती हैं, तमाम प्राइमरी मेमोरीज हमारे मदरबोर्ड का हिस्सा होती हैं, लेकिन उनमें से जो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर को अवेलेबल होती है वो इन द फॉर्म ऑफ कैशे और रजिस्टर्स होती हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है भाई। और इनका काम भी अलग अलग रजिस्टर्स का मुख्तलिफ होता है। इसमें से जो डाटा रजिस्टर जिसका यहाँ तस्करा किया गया, ये वो रजिस्टर होता है जिसका काम जो होता है उस डाटा को जो कि आपकी रैम से प्रोसेसिंग के लिए उठाया जाता है उसको स्टोर करना होता है, ठीक है भाई। तो उस डाटा को या उस इंस्ट्रक्शन को जो आपका प्रोसेसर प्रोसेस करेगा उसको जो प्राइमरी मेमोरी से वो फैच करता है तो उसको वो होल्ड करता है मेमोरी बफर रजिस्टर में, जिसको हम मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कहते हैं। यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम हैं। जैसे निक नेम होते हैं ना, कि किसी को भाई एक आपका जेन्युइन नेम होता है और एक आपको दोस्त किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो आप समझ जाते हैं आपको मुखातिब किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेमोरी डाटा रजिस्टर का दूसरा नाम मेमोरी बफर रजिस्टर भी है, ठीक है भाई। अच्छा, नंबर 11 हमसे कह रहा है FM स्टैंड्स फॉर, कि FM इनमें से किस चीज़ को शो करता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, फंक्शनल मॉड्यूल को, फ्रीक्वेंसी मॉडिफिकेशन को, या सबको? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है पहला ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये हमारे पास मॉडेम की जो है एक कैटेगरी है। मॉडेम का टॉपिक जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये उसके अंदर आएगा कि भाई वो हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग के दरमियान। तो उसमें जब फ्रीक्वेंसी की मॉड्यूलेशन की जाती है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को शॉर्ट फॉर्म में FM भी लिखते हैं, ठीक है। तो FM का यहाँ पर करेक्ट मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ओके, नंबर 12 हमसे कहता है द फिज़िकल लेआउट ऑफ अ लैन। किसी भी जो है यहाँ लैन का वर्ड दुरुस्त नहीं, किसी भी नेटवर्क की जो फिज़िकल लेआउट होती है, भले से वो लैन वैन जो सी भी हो, तो उसको उसके लिए आपकी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी टोपोलॉजी की यूज़ होती है। कि आपका जो भी कंप्यूटर नेटवर्किंग आप कर रहे हैं उसमें जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस को आप इंटीग्रेट करेंगे किस फॉर्मेट में करेंगे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, टोपोलॉजी। ओके, अब नंबर 13 हमसे कहता है इट इज़ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क यूज टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स विच आर लाइंग इन द सेम ऑफिस और बिल्डिंग। सबसे कॉमन तरीका जिसके ज़रिए कि हम कनेक्ट कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जो कि एक ही ऑफिस के अंदर रखे हो या एक ही बिल्डिंग में हो, तो उसका बहुत आसान सा तरीका है कि उनके दरमियान डायरेक्ट जो है नेटवर्किंग वायर के ज़रिए उनको एक दूसरे से लिंक कर दिया जाए। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, जो कि एक बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर क्रिएट किया जाता है डिवाइसेस को कनेक्ट करके, तो उसका सबसे आसान तरीका ऑप्शन नंबर सी है, लैन। ओके, नंबर 14 कहता है दिस इज़ द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया। यानी कि इनमें से कौन से तार से सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यानी कम्युनिकेशन भी तभी तेज़ होगी ना जब डाटा तेज़ ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे फास्टेस्ट जो डाटा ट्रांसफ़र रेट पॉसिबल है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल से। तो फाइबर ऑप्टिक हमारा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया है। ओके भाई, नंबर 15 दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि भाई सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा जो है नाम उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो आपको पता है इस सीक्वेंस का मतलब तो होता है तरतीब, और इंस्ट्रक्शंस कहते हैं किसी भी हिदायत को जो आप किसी को दें। तो जब प्रोग्राम जो होता है हमारा वो क्या होता है, कंप्यूटर को जो हम हिदायत देते हैं उनकी जो सीक्वेंस होती है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, प्रोग्राम। ओके, नंबर 16 हमसे कह रहा है द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड। कि ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला करके जो नेटवर्क बनता है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, तो हम उसको जनरली तौर पे इंटरनेट भी कहते हैं। तो इंटरनेट जो है वो किंग है नेटवर्क्स का, उसमें से बहुत सारे दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में इंटीग्रेट हुए हुए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। ओके, नंबर 17 बहुत ईजी है। इन द वर्ड ईमेल, ई स्टैंड्स फॉर। हम सबको पता है भाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक।
तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक। नंबर 18, दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क्स। तो आपकी जो कॉम्पैक्ट डिस्क्स होती हैं जिनको आप CD ROM भी कहते हैं, तो उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी इनमें से यूज़ होती है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लेज़र। तो अब आपके दिमाग में अगर आया कि भाई बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रिकल है, तो नहीं, बिजली से तो पूरा कंप्यूटर ही चलता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। लेकिन जो टेक्नोलॉजी जो कॉम्पैक्ट डिस्क को दूसरी स्टोरेज मीडियम से मुमताज़ करती है वो ये है, उसके अंदर लेज़र मैकेनिज़्म यूज़ होता है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम जो है ऑप्टिकल डिस्क भी होता है। तो लेज़र की मदद से उसके ऊपर डाटा रीड एंड राइट ऑपरेशन किया जाता है। तो ये लेज़र टेक्नोलॉजी जो होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर यूटिलाइज होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टेक्नोलॉजी होती है ये आपके हार्ड डिस्क के अंदर यूज़ होती है कि वो डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली जो है अपने ऊपर जो उसकी जो कोटेड डिस्क होती हैं उनके ऊपर सेव करता है, ठीक है। ओके, अब नंबर 19 हमसे कहता है द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन OSI मॉडल इज़, के आपके जो OSI मॉडल होता है कम्युनिकेशन का, तो उस OSI मॉडल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन लेयर होती है वो कौन से नंबर की लेयर को कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है लेयर नंबर 4। तो जो फोर्थ लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर भी कहलाती है। तो ये OSI मॉडल होता क्या है? OSI मॉडल हमारे उन प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं इंटरकनेक्टेड, उनके दरमियान कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स को यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कि आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर डाटा किस तरह से सेंड करेंगे, उनको सेंड और रिसीव करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स हैं, तो उन चीज़ों को डिफाइन करता है OSI मॉडल। और इसकी फोर्थ लेयर जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है। ओके भाई, नंबर 20 कहता है द रजिस्टर दैट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन, कि वो रजिस्टर जिसके अंदर वो मालूमात होती हैं जो उसको अभी एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाना होता है, ये जिसकी एग्जीक्यूशन होने वाली होती है। तो अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मेमोरी डाटा रजिस्टर का जिक्र आया था। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर आपकी प्राइमरी मेमोरी से उस डाटा को फैच करता है जिसकी प्रोसेसिंग होनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा MBR, ठीक है भाई, क्योंकि MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर ही का निकनेम है, और इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं जिनकी एग्जीक्यूशन होने वाली होती है। चलिए भाई, नंबर 21 हमसे कहता है द डाटा ट्रांसमिट डाटा ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं अभी, इसीलिए मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था, आगे वो अलग अलग तरीक़ों से रिपीट करेगा। तो सिंप्लेक्स मोड होता है जिसके अंदर सिर्फ वन डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शन आपकी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा पॉसिबल होती है, सही है भाई। अच्छा भाई, नंबर 22 हमसे कहता है कॉक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, कि कॉक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं वो किस चीज़ की मिसाल है इनमें से। अब हमें पता है कि भाई फाइबर ऑप्टिक भी एक केबल है, कॉक्सियल केबल भी, और इनकी मदद से किया जाता है, इनकी मदद से हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो यानी कि ये कम्युनिकेशन मीडिया की एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। ये कोई मोड नहीं है कि कोई ख़ास तरीके से कॉक्सियल मोड पर ट्रांसमिशन हो रही हो या कॉक्सियल की फाइबर ऑप्टिक पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ये डिवाइसेस हैं, ये तार हैं, और तमाम डिवाइसेस को जो कि नेटवर्किंग में या कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं उनको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस या कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं। चले भाई, उसके बाद नंबर 23 हमसे कहता है CPU इज़ लिंक्ड टू एवरी हार्डवेयर डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम विद, कि आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बाकी तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट से जो कनेक्ट करते हैं तो किसके ज़रिए कनेक्ट करते हैं? तो बहुत सिंपल, उसके लिए जो वायर्स यूज़ होते हैं या जो मदरबोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड डाटा ट्रांसमिशन की लाइंस होती हैं उनको हम बसेस कहते हैं, ठीक है भाई। तो बस वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से प्रोसेसर और बाकी तमाम डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और बाकी सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, नंबर 24 हमसे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स रिबन्स आर यूज्ड। तो ये भी रिपीटिशन है, हमने जब इम्पैक्ट प्रिंटर्स का बताया था। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो यूज़ करती है हिटिंग मैकेनिज्म, और उसमें हिट करते हैं वो रिबन के ऊपर, और फिर रिबन से जो कैरेक्टर होता है वो इम्पोज हो जाता है पेपर के ऊपर। तो रिबन्स हम इस्तेमाल करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर, ठीक है भाई। तो डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है और इसके अंदर रिबन्स यूज़ होते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद अब नंबर 25 जो है, नंबर 25 हमसे कह रहा है ड्यूरिंग द नॉर्मल PC बूट प्रोसेस दिस एक्टिवेट फर्स्ट, कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो एक्टिवेट होती है वो कौन सी इसमें से चीज़ एक्टिवेट होती है?
तो अभी हमने आपको बताया था कि भाई जब एक्टिवेशन होती है तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का जो फर्मवेयर होता है वो एक्टिवेट होता है, और फर्मवेयर रोम चिप के प्रोग्राम्स को कहा जाता है। तो रोम चिप यानी रोम बायोस जो होती है वो सबसे पहला वो हिस्सा होता है कंप्यूटर का जो कि एक्टिवेट होता है। चलिए भाई, नंबर 26 हमसे कह रहा है सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज, कि इसमें से कौन सा रजिस्टर है जो कि सीक्वेंस कंट्रोल करता है। सीक्वेंस कंट्रोल का मतलब ये कि जो हमारा जो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है ना, तो उसमें वो सीक्वेंस क्रिएट करता है कि पहले इस इंस्ट्रक्शन की बारी है, इनको प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है। तो वो हर इंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस को जो डाटा वो फैच करता है तो वो चला जाता है MBR या आपके डाटा रजिस्टर के अंदर। और जो प्रोग्राम की सीक्वेंस की जो एक सीरीज़ बनाता है वो कि इस इंस्ट्रक्शन की बारी है, उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन की, उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन की, तो वो जो सारी सीक्वेंस होती है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव होती है। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो फ्लो सेव होता है कि कौन से इंस्ट्रक्शन को पहले फैच करके प्रोसेसिंग के लिए भेजना है, फिर उसके बाद अब इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी। तो इस तरीके से जो रिदम होता है वो सारा का सारा कंट्रोल रजिस्टर के पास सेव होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 27 में कह रहे हैं टू डिसिमिलर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद, कि अगर आपको दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना हो तो आप इनमें से कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो सही डिवाइस होगा वो होगा गेटवे। बाकी जो सर्वर, ब्रिज या राउटर जो होते हैं ये किसी भी सिंगल नेटवर्क को कन्फिगर करते वक्त यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, या दो सिमिलर नेटवर्क्स की इंटरकनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर दो नेटवर्क्स जो कि डिसिमिलर प्रोटोकॉल्स पर हों उनको कनेक्ट करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट डिवाइस जो यूज़ होता है वो कहलाता है गेटवे। ओके, नंबर 28 हमसे कहता है कंप्यूटर डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक इन दिस ट्रांसमिशन, कि इनमें से कौन सी ट्रांसमिशन है जिसमें डाटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर अभी हमने जो ट्रांसमिशन मोड पढ़े थे वो एक अलग चीज़ थी, अलग चीज़ थी। तो देखो जब हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन में एक हमारे पास जो होता है वो कहलाता है मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, कि जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस मोड के ऊपर हो रहा है, कि वो एक ही लाइन में डाटा जा रहा है या एक लाइन में दोनों काम हो सकते हैं। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास एक और टेक्निक जो होती है, जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसमिशन होती है, वो दो में से कोई एक हो सकती है। या तो डाटा ट्रांसमिशन की जो टेक्नोलॉजी होगी वो असिंक्रोनस होगी या होगी सिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस और सिंक्रोनस में फ़र्क क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारे पास असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर जो डाटा होता है वो 1 बाइट करके जाता है, ठीक है भाई। यानी कि आपके पास 8 बिट्स के जो है पैकेट्स की सूरत में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ये जो कहलाता है वो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाती है। जबकि जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है जो कि इससे ज़्यादा फास्ट होती है, उसके अंदर जो डाटा जो जा रहा होता है वो पैकेट्स, उसमें कोई 1 बाइट का साइज़ फिक्स नहीं होता, बल्कि उसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक कॉन्टीन्यूस ट्रांसमिशन होती है, ठीक है भाई। तो ये जो ट्रांसमिशन होती है उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, और ये असिंक्रोनस के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट होती है। और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होती है वो आपके जो मेन फ्रेम माइक्रो या जो कंप्यूटर्स होते हैं, तो उन कंप्यूटर्स के अंदर जो है जहाँ लार्ज स्केल डाटा ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर ज़्यादा यूटिलाइज होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं बेसिकली उनके अंदर असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है। ओके, नंबर 29 कहता है द नेटवर्क टोपोलॉजी विच ऑलवेज यूजेस सेंट्रल सर्वर, कि इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल सर्वर यूज़ होता है। तो आपको पता है कि जो हम नॉर्मल टोपोलॉजीज़ यूज़ करते हैं उसके अंदर जो हमारी जो बस टोपोलॉजी होती है सिंगल लाइन, तो उसमें कोई सर्वर का कंसेप्ट नहीं होता। इसी तरह रिंग में भी कोई जो है सर्वर का कंसेप्ट नहीं होता। हाइब्रिड एक ऐसी टोपोलॉजी है जो 2-3 टोपोलॉजी से मिक्स करके बनती है। तो अब ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर सर्वर सिस्टम यूज़ हो रहा हो सकता है आप लैन और रिंग को आपस में मिला करके हाइब्रिड क्रिएट कर लें। तो लाजमी जो सर्वर यूज़ होता है सेंट्रल सर्वर वो स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है, क्योंकि स्टार का कंसेप्ट ही जो है वो सर्वर बेस्ड टोपोलॉजी है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। ओके, नंबर 30 कहता है साउंड वॉइस इज़ अ काइंड ऑफ, कि जो आवाज़ है किस किस्म का आउटपुट है। तो इसको हम अब आप सोचें, आप आवाज़ को किसी की पकड़ सकते हैं क्या, या खींच के किसी के सर पे मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना। तो ये सिर्फ एक विजुअली आप सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी मूवी चल रही है उसके गाने आपको सुनाई देते हैं, खाली सेंसेशन गान में महसूस होती है। इसको आप फिज़िकली स्टोर करके नहीं रख सकते कि ये डब्बा, इस डब्बे में ना आतिफ असलम के गाने। तो ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की मिसाल है।
तो वो तमाम आउटपुट जो कि हमारे पास सिर्फ वर्चुअल या डिजिटल सूरत में होता है वो कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। बाकी वो तमाम आउटपुट जो आपके पास किसी हार्ड कॉपी में फिजिकली टेंजिबली एग्जिस्ट करता हो तो उसको आप कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। चले भाई, अब उसके बाद नंबर 31 हमसे कहता है बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, इनमें से किसकी शॉर्ट फॉर्म है बिट। तो भाई सारे मिलते जुलते ऑप्शन है, इसमें सबसे करेक्ट आंसर जो है वो है बाइनरी डिजिट, कि सिंगल बिट जो होता है वो तो या तो 0 को या 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक है भाई। ओके, नंबर 32 कहता है बायोस स्टैंड फॉर, बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो उसमें मिलती जुलती स्पेलिंग्स होती हैं तो उसको ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, नंबर 33 इट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एम एस वर्ड आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप डायरेक्ट कंप्यूटर में एम एस वर्ड इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। इसी तरीके से एम एस एक्सेल या डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर वायरस इज़ अ डैश, कंप्यूटर वायरस क्या है, हार्डवेयर है, सिलिकॉन चिप है, ये तो एमुइबा तो बायो वालों का दे दिया इन्होंने। तो कंप्यूटर वायरस भी एक्चुअली वायरस ये कोई नज़ला ज़ुकाम वाला वायरस नहीं होता कंप्यूटर को। कंप्यूटर में वायरस एक प्रोग्राम को कहते हैं जिसकी बस इंटेंशंस जो होती हैं वो ज़रा नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, वरना होता वो भी सिंपली एक प्रोग्राम है। और इसी तरह उस वायरस प्रोग्राम को टैकल करने के लिए भी कि वो वायरस प्रोग्राम आपके सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए भी आपके पास एक प्रोग्राम होता है जो कि ऐसे प्रोग्राम्स को जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको डिटेक्ट करता है और डिलीट करता है। तो एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम होता है, वायरस भी एक प्रोग्राम होता है। ओके, नंबर 35 कहता है दिस इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया, कि इनमें से कौन सा मीडिया है जिसमें बिना तार तड़ंगे के आप अपनी जो डाटा ट्रांसमिशन है वो कर सकते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर ये भी केबल का नाम है, कॉक्सियल केबल ये भी तार है, फाइबर ऑप्टिक भी तार है, माइक्रोवेव्स यानी कि लहरों की सूरत में ना नज़र आने वाली माइक्रोवेव्स की सूरत में जो ट्रांसमिशन होती है ये एक वायरलेस मीडिया है। जैसे मोबाइल फ़ोन पर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वायरलेस मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनमें जो भी कम्युनिकेशन होती है डाटा सेंड और रिसीव हो रहा होता है वो नज़र तो नहीं आता। तो ये सारी मिसाल होती हैं वायरलेस की। तो माइक्रोवेव्स वायरलेस कम्युनिकेशन है। 36 दिस इज़ अ स्कैनिंग डिवाइस, इसमें कौन सा डिवाइस स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। तो माउस से स्कैन नहीं करते, ना प्लॉटर से, ना एलसीडी से, आप बार कोड रीडर से स्कैनिंग करते हैं। ठीक है भाई। तो बार कोड रीडर एक स्कैनर की टाइप है और ये एक स्कैनिंग डिवाइस है। चले भाई, अब उसके बाद हमारा 37 हमसे कह रहा है दिस इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से कौन से ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म ये होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या स्लैश के बाद जो आईपी है उसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जितना भी कंप्यूटर जो इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं उन सब की कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स जो रूल्स यूज़ होते हैं डाटा सेंड एंड रिसीविंग के, उनको हम टीसीपी आईपी कहते हैं। ओके, नंबर 38 कहता है बस स्टार एंड रिंग आर टाइप्स ऑफ। तो हमें मालूम है कि ये बस स्टार और रिंग जो है ये नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ हैं, ये नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। ठीक है भाई। तो बहुत ही सिंपल था, इसका आंसर सी है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नंबर 39 कहता है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल यू टू डिस्प्ले वेब पेजेस, कि इनमें से कौन से प्रोग्राम की मदद से आप वेब पेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आपको पता है ब्राउज़र है, क्योंकि विदाउट ब्राउज़र आप जो है किसी वेब पेजेस को अपने कंप्यूटर में और जो है डिस्प्ले भी नहीं कर सकते ना व्यू कर सकते हैं। ओके, नंबर 40 हमसे कहता है दिस टाइप ऑफ प्रिंटर प्रोड्यूसेस हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंट, कि हमें दिए हुए जो प्रिंटर्स हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंट कौन से प्रिंटर का होता है। डॉट मैट्रिक्स तो सिर्फ कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता है, ग्राफिक्स अच्छी प्रिंट नहीं कर सकता, ड्रम प्रिंटर भी इतने अच्छे प्रिंट नहीं कर सकता, इंकजेट एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है, लेकिन लेज़र इन सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का प्रिंट देता है। ठीक है भाई। इन सब की जो है जो अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ पिक्सल डेंसिटी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी की जो पिक्सल डेंसिटी हो सकती है वो लेज़र प्रिंटर की हो सकती है। तो इसलिए इसका आउटपुट इन सब में क्वालिटी वाइज सबसे ज़्यादा अच्छा कंसीडर होगा। ओके, नंबर 41 कहता है द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। कौन सा डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ सिग्नल्स के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन करता है, कि डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो उस डिवाइस को हम कहते हैं मॉडेम।
मॉडेम दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये जो दो प्रोसेसेस होते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, इनका मतलब भी यही सिग्नल कन्वर्जन होता है। तो जब आप अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को नेट के ऊपर एनालॉग वायर के ज़रिए सेंड कर रहे हो, तो इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है भाई, यानी आपने अपने कंप्यूटर का डिजिटल डाटा टेलीफोन लाइन के ज़रिए मिसाल के तौर पे एनालॉग सिग्नल्स की सूरत में भेजा, ये मॉड्यूलेशन होती है। इसी तरह जब आपको उसी वायर के ज़रिए इंटरनेट का ट्रैफिक रिसीव हो रहा होता है, तो आप उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, डीमॉड्यूलेशन करते हैं, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो ये काम मॉडेम करता है। ओके 42 कहते हैं अ कंपाइलर इज़ अ डैश। कंपाइलर एक किस किस्म का हमारे पास प्रोग्राम होता है? क्या ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर? तो आपको पता है ट्रांसलेटर्स तीन तरह के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो तीनों के तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं, तो कंपाइलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की कैटेगरी में आएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ओके अब 43 हमसे कहता है दिस टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन मीडिया। किसी भी जो आपका कम्युनिकेशन मीडिया होता है, वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, उसकी कैपेसिटी कि वो कितना डाटा सेंड एंड रिसीव कर सकता है, हैंडल कर सकता है, उसको शो करने के लिए हम किस वर्ड से जो है शो करेंगे? तो करेक्ट आंसर जो है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमें बताती है कि आखिर इस हमारे ट्रांसमिशन मीडिया की कितना ज़्यादा डाटा लोड हैंडल करने की सलाहियत है। तो सी करेक्ट आंसर है। ओके नंबर 44 हमसे कहता है बार कोड रीडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अभी हम ये तो रिपीट हो गया गलती से, बार कोड रीडर हमें पता है कि ये एक इनपुट डिवाइस है। ओके नंबर 45 कहते हैं दिस एम एस एक्सेल फंक्शन कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ गिवन सेल्स। कि अगर आपको एम एस एक्सेल के ऊपर इन दिए हुए A1 से लेके A4 तक की सीरीज़ दी हुई हो सेल्स की, एवरेज निकालने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला दुरुस्त है? तो एवरेज निकालने के लिए ऑब्वियसली सी बात है आप एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो है वो एवरेज का वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एवरेज इसी तरीके से लिखा जाता है और सिंटैक्स भी इसका करेक्ट है। तो इस तरह से आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके नंबर 46 कहता है इन अ फाइबर ऑप्टिक केबल द कोर इज सराउंडेड बाय अ सेकेंड लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड। कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है उसके अंदर जो उसकी मेन कोर वायर्स होती हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है ग्लास की, उसको क्या कहते हैं? तो उस लेयर के लिए वर्ड ग्लास क्लैडिंग यूज़ होता है। तो सिंपल क्लैडिंग भी लिख दें या ग्लास क्लैडिंग लिख दें, दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। चले भाई अब चलते हैं नंबर 47 की तरफ। 47 कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ अ रॉ एंड अ कॉलम इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। कि हमारे पास एम एस एक्सेल में जो इंटरसेक्शन होती है रॉ और कॉलम की, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? तो जहाँ पर हमारे रॉज और कॉलम्स मर्ज हो रहे होते हैं एक जगह पे, उस सिंगल पॉइंट को सेल कहा जाता है एम एस एक्सेल में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सेल। ओके भाई नंबर 48 कहता है डेजी व्हील इज़ अ टाइप ऑफ। डेजी व्हील किस कैटेगरी में आता है? क्या ये स्कैनर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है? तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, डेजी व्हील प्रिंटर होता है और ये इम्पैक्ट प्रिंटर की एक कैटेगरी में आता है। चले भाई अब उसके बाद 49 हमसे कहता है द शॉर्टकट की इन एम एस वर्ड फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट। अगर हमें एम एस वर्ड पर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की सूटेबल है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आप सबको पता है कि भाई हम कंट्रोल एस दबाते हैं तो चीज़ सेव हो जाती है, ठीक है भाई। तो जो भी काम कर रहे होते हैं वो उस वक्त सेव हो जाएगा। ओके इलीगल कॉपी ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। कि अगर आप किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को इलीगली कॉपी करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है? इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगर आप किसी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर को जो है इलीगली तरीके से कॉपी करके बेच रहे हैं तो ये आप सॉफ्टवेयर पायरेसी कर रहे हैं, ये भी एक क्राइम है। ओके 51 कहता है 1 GB इज इक्वेलेंट टू 1 GB डाटा किसके बराबर होता है? तो आपको पता है कि भाई कंप्यूटर में जो डाटा की मेमोरी के जो यूनिट्स होते हैं उसमें हर जो है सब्सिक्वेंट हायर यूनिट में 1024 का फ़र्क आ रहा होता है, ठीक है ना। तो आपको सोचना चाहिए कि GB से पहले क्या आता है। सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे तो बिट्स होते हैं। जब 1024 बिट्स जमा होते हैं तो उसको हम जो है उन बिट्स को अगले हायर यूनिट्स की तरफ लेकर के जाते हैं बाइट्स में। एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब 1024 बाइट्स जमा होते हैं तो फिर हम उसको 1 किलो बाइट कहते हैं। फिर 1024 किलो बाइट्स फिर अपने सब्सिक्वेंट हायर यूनिट की तरफ ले जाते हैं जिसको हम मेगाबाइट कहते हैं। फिर मेगाबाइट के बाद अगला होता है हमारे पास गीगाबाइट, और फिर गीगाबाइट के बाद भी एक होता है जो कि कहलाता है टेराबाइट।
तो इसका GB से पहले वाला यूनिट जो होता है वो होता है MB, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, नंबर 52 हमसे कहता है द फुल फॉर्म ऑफ सिम। सिम की फुल फॉर्म क्या है भाई? सिम जो होती है वो कहलाती है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो स्पेलिंग यहाँ से चेक कर लीजिएगा, यहाँ बाकी तो सब में अलग अलग स्पेलिंग यूज़ हुई हैं। सी ऑप्शन जो था वो सिंगल इंटरफेसिंग मेमोरी मॉड्यूल था, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन जो है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके भाई, नंबर 53 कहता है सेट ऑफ रूल्स टू सेंड एंड रिसीव डाटा इज कॉल्ड, कि जो आप डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? तो वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, TCP IP प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी ऑप्शन, प्रोटोकॉल। ओके भाई, नंबर 54 हमसे कहता है द इलेक्ट्रिकल पाथ दैट कैरीज डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड, कि वो रास्ता, इलेक्ट्रिकल रास्ता जिसकी मदद से आप डाटा को एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि हम कंप्यूटर की ज़बान में उनको बसेस कहते हैं, जिसकी मदद से हम डाटा की ट्रांसमिशन करवाते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बस। और इस बस के साथ हम आज बस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्टिव्स तो आपके लिए 100 से ऊपर प्रिपेयर किए हैं, लेकिन ये कि सारे एक साथ करूँगा तो जाहिर सी बात है अब आपको चक्कर आ रहे होंगे और आप कहेंगे सर 2 टाइम ब्रेक। तो यहाँ थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आपको बाकी MCQs की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।